Hello dear students, I welcome you all on AC Plus digital platform of advanced engineering classes. आप सभी का फिर से स्वागत है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रैक्टिस सेशन शौर्य सीरीज के अंदर। और इस सीरीज के अंदर हम एसएससी जेईई मेंस 2023 की प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज लेके चल रहे हैं। सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ऐसे कई सारे सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं और यहां पर आपको सिर्फ सीरीज को कंटिन्यूसली डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करना है। क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन हम सिलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने का तरीका, कहां गलती हो सकती है, कहां कैसे कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर की हेल्प से स्पीड में, ये सब हम आपको सिखाएंगे। आपको सिर्फ अपना जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करते चलना है। पर अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और आपको कांस्टेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो एसी प्लस एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच अवेलेबल है, जिसमें 200 प्लस आवर्स के लेक्चर्स मॉड्यूल, 100 प्लस टेस्ट जिसमें 20 फुल लेंथ एंड 80 सब्जेक्टिव टेस्ट, 3000 प्लस प्रैक्टिस सेशंस एंड डाउनलोडेबल नोट्स अवेलेबल है। मतलब जो लेक्चर मॉड्यूल्स हैं और जो प्रैक्टिस सेशन इनके पीडीएफ जो आपको मिलेंगे वो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो आपको एंड में रिवीजन करने में हेल्प करेगा। सो ये है हमारा पूरा इस तरह से एक स्ट्रेटजी जिससे आप इफेक्टिवली प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस 2023 की। तो हमारा आज का जो सेशन है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का थर्ड सेशन है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज थर्ड सेशन, थर्ड लेक्चर ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। टॉपिक है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के और भी हमारे सेशन हो चुके हैं, तो अभी हमने दो टॉपिक सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे हम फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन है द स्ट्रेसेस इन कॉन्क्रीट इन रेनफोर्स कॉन्क्रीट एलिमेंट अंडर सस्टेन्ड लोड ड्यू टू क्रिप। यहां पे क्या बोला है? सस्टेन्ड लोड। सस्टेन्ड लोड का मतलब होता है कांस्टेंट लोड जो लंबे समय के लिए लगे। कांस्टेंट लोड अप्लाइड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अप्लाइड फॉर लॉन्गर टाइम, लॉन्गर पैसेज ऑफ टाइम, ऐसे लोड को हम बोलते हैं सस्टेन्ड लोड। तो इसमें क्या बोला हुआ है? इंक्रीजेस विद द टाइम, डिक्रीजेस विद द टाइम, रिमेन अनचेंज एंड फ्लक्चुएट। जो स्ट्रेसेस आते हैं ड्यू टू क्रीप, उसका सही आंसर है डिक्रीजेस विद द टाइम। और इस फिनोमेना को हम स्ट्रेस रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने आपको पिछले सेशन के अंदर बताया था। स्ट्रेस रिलैक्सेशन फिनोमेना क्रीप के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर जब टाइम जीरो होता है तो क्रीप के कारण जो स्ट्रेस आता है वो मैक्सिमम होता है, और जब आपका टाइम बढ़ते जाता है तो आपके जो स्ट्रेसेस हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाते हैं, और इस फिनोमेना को स्ट्रेस रिलैक्सेशन बोलते हैं। और क्रीप जो है उसे हम प्लास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं, जब लोड इलास्टिक एलिमेंट के अंदर हो, लंबे टाइम के लिए लगे, कांस्टेंट लोड हो, और साथ में क्रीप को स्ट्रेन रिलैक्सेशन भी कहा जाता है। तो क्रीप का एक और नाम क्या है? स्ट्रेन रिलैक्सेशन। ठीक है, तो स्ट्रेन रिलैक्सेशन अलग है, वो क्रीप को बोलते हैं, और वहीं पे क्रीप प्लास्टिक स्ट्रेन है कांस्टेंट लोड पर जो लॉन्गर टाइम के लिए लगे, सस्टेन लोडिंग कंडीशन। वहीं पर स्ट्रेस रिलैक्सेशन का मतलब है क्रीप के दौरान स्ट्रेसेस का कम होना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ माइल्ड स्टील बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 40 क्रॉस 40 इज 400 mm लॉन्ग एंड इट इज सब्जेक्टेड टू ए लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ दिस। मतलब लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस कितना है? 400 मेगापास्कल। आगे बोल रहा है एंड लेटरल कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो लेटरल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो है -200 मेगापास्कल। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि यहां पर जो यंग मॉड्यूलस है वो है 2 × 10⁵ मेगापास्कल। 1/m का मतलब है पॉइजन्स रेशियो, और इसकी वैल्यू है 0.3। What is the approximate elongation of the bar in the longitudinal direction? तो देखिए एप्सिलॉन x का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा x के अपॉन में e माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन e, ये होता है। बट अभी आप देख रहे हैं यहां पर कि z तो इसमें है नहीं, और y जो है वो खुद कैसा है? कंप्रेसिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस। इक्वेशन लिखना मैंने आपको सिखाया है, आप ऐसे समझो। जनरली आप क्या लिखते हैं? सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई, और सिग्मा वाई खुद कैसा है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, 1 अपॉन ई को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ई कितना हो गया? 2 × 10⁵, और ये कितना हो गया हमारे पास? 400। और हम यहां ऑलरेडी इसको साइन को कंसीडर कर चुके हैं, तो अब हमें माइनस नहीं रखना है, अब हमें 200 ही रखना है सिर्फ। और ये कितना है? म्यू 0.3।
ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अगर हम 400 में 200 का 0.3 करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 इंटू 3 यानी 60, तो ये हो जाएगा 460। तो 460 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 230। 230 इंटू 10 टू दी पावर -5, ये हमारे पास आ रहा है 230 इंटू 10 टू दी पावर -5। ठीक, तो 230 इंटू 10 टू दी पावर -5, दिस कम्स आउट टू बी 2.3 10 टू दी पावर -3। ठीक है, ये इतना आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, एलोंगेशन पूछा है, स्ट्रेन नहीं पूछा है। एलोंगेशन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन लेंथ निकालना है तो हम 230 इंटू 10 टू दी पावर -5 में हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, ओरिजिनल लेंथ का। और लेंथ कितनी है 400, तो हम इसमें 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ रहा है इंटू 400, तो ये वैल्यू आ रही है 0.92 mm। ठीक, 92 विच इज नियर अबाउट 1, नियर अबाउट 1 है, तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 mm। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है 440 है। हाँ, यहां पे हमने ये इसको हमें रखना है 440। जब ये 440 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 440 प्लस 200 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 2 इट्स 250 इंटू 10 टू दी पावर -5। और 250 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 टू दी पावर -5, सो दिस कम्स आउट टू बी 1 mm। तो ये हमारा इलोंगेशन आ गया लेंथ के अंदर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द यंग मॉड्यूलस E इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। अगर E जो है वो K के बराबर है तो पॉइजन रेशियो कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हमारे पास रिलेशन क्या होता है, E बराबर 3K 1 - 2 म्यू। ठीक है, K और E बराबर है तो ये 1/3 हो गया, बराबर 1 - 2 म्यू हो गया। 2 म्यू को हम ले आएंगे इस तरफ तो पॉजिटिव बन जाएगा, 1 - 1/3, तो ये आ गया हमारे पास 2 म्यू और ये आ गया 2/3, तो ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो करेक्ट आंसर विल बी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ जी इज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड ई इज द यंग मॉड्यूलस, म्यू पॉइजन रेशियो है, तो ई जी और म्यू में क्या रिलेशन होगा। तो आप जानते हैं ई बराबर कितना होता है 2G 1 + म्यू। ये हम फॉर्मूले कई सारे क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं। जी पूछा हुआ है तो जी कितना हो जाएगा, ई के अपॉन में 2 1 + म्यू, तो जी बराबर ई के अपॉन में 2 1 + म्यू। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ बार ऑफ 40 mm डायमीटर एंड 400 mm लेंथ। लेंथ कितनी है बार की 400 mm और डायमीटर कितना है ओरिजिनल 40 mm टू एन एक्सियल लोड ऑफ 100 का लोड लग रहा है। एलोंगेट्स बाय 0.15 mm, मतलब लेंथ में चेंज कितना आया 0.15 mm और डायामीटर कितने अमाउंट से डिक्रीज हो गया, डायामीटर डिक्रीज हो गया 0.005। ठीक, तो अगर इसका रेशियो लेंगे तो ये आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो 0.15 के अपॉन में आ गया 400 और वहीं पर लेटरल स्ट्रेन निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस का 0.005 के अपॉन में 400। हमें निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है पॉइजन रेशियो, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है लेटरल स्ट्रेन के अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल का स्ट्रेन का रेशियो, और वो भी किसके अंदर मॉड्यूलस के अंदर। ठीक है, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे 0.005 अपॉन 400। ठीक है, और वो उधर जाएगा ऊपर, इसमें आएगा 40 नॉट 400 40, तो यहां पर भी हमारे पास ये हो जाएगा 40 और ऊपर जाएगा 400 और अपॉन में आ जाएगा 0.150। ठीक, अब इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से ये जाएगा 10 टाइम्स और ये से 3 0 यहां से कैंसिल, तो 5 ये आ जाएगा हमारे पास कितना 30 टाइम्स, ये आ जाएगा कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1/3, यानी म्यू कितना हो गया 1/3 मतलब 0.33। सी विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P1 एंड P2 आर दी प्रिंसिपल स्ट्रेस, P1 और P2 कौन है हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक मेजर है और एक माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो बोल रहा है कि और पॉइजन रेशियो को आपको 1/m ट्रीट करना है, तो वो बोल रहा है कि आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन बताना है। ठीक है, तो अगर आपसे एप्सिलॉन 1 पूछें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। जैसे हम वो लिखते थे स्ट्रेन के, वैसे ही हमें लिखना है, जैसे स्ट्रेन एक्स वाई वाले लिखते हैं वैसे ये लिखना है। और एप्सिलॉन 2 पूछेगा तो वो होगा सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस का म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई। तो ये हो जाएगा हमारे पास P1 माइनस म्यू P2 अपॉन ई, और म्यू 1/m है, म्यू को 1/m लेना है, तो P1 माइनस P2/m हो जाएगा। मतलब सही आंसर हमारे पास सी वाला होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और ध्यान रखना, आपको हो सकता है आपको यहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेन दे, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 प्रिंसिपल स्ट्रेन दिए हैं, और आपसे प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछें, उल्टा पूछें, तो वो कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है E अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा 1 प्लस म्यू सिग्मा 2, और यहां पर है E अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा 2 प्लस म्यू सिग्मा 1। प्रिंसिपल स्ट्रेन दिया हो, प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछे तो ये फॉर्मूला है, ये इतना आएगा, और 1 है तो यहां 1 एज इट इज 2 में म्यू आएगा, और 2 है तो 2 एज इट इज 1 में म्यू आएगा। तो प्रिंसिपल स्ट्रेन दो दिए हो, प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछे हो तो ये फॉर्मूला है, और अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिए हो, प्रिंसिपल स्ट्रेन पूछे हो, तो जो एप्सिलॉन एक्स वाई जेड का हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं उसी से हम बना लेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। स्टील रॉड 100 mm लॉन्ग इज हेल्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। हमारे पास एक स्टील की रॉड है जो दो सपोर्ट के बीच में हमने उसको रखा हुआ है, और लंबाई इसकी है 100 mm। आगे बोल रहा है इट इज हीटेड बाय 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से उसको गर्म किया गया। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन जो है रॉड का वो है 15 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ये माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि 10⁻6 नहीं होता है, कम होता है बहुत, -6। एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है यंग मॉड्यूलस वो है 200 इंटू 10⁻3, और वो हमें दे रखा है मेगा पास्कल में। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल और एम होता है मेगा, तो मेगा पास्कल में दिया है। व्हाट इज द स्ट्रेस इन दी रॉड, रॉड में स्ट्रेस पूछ रहा है। ठीक है, रॉड में क्या बताना है हमें, स्ट्रेस बताना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो स्ट्रेस जब पूछें ऐसे केस में जब बिल्कुल फिक्स्ड है दोनों सपोर्ट, तो एक्चुअल डिफॉर्मेशन कितना आएगा, 0। एक्चुअल स्ट्रेन कितना होगा, 0। हमें यहां पर क्या निकालना है, स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा टीई। अब अल्फा कितना है हमारे पास, 15 इंटू 10⁻⁻6। टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁵। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 5 जीरो से ये खत्म हो जाएगा और यहां पर 1 जीरो बच जाएगा, और 1 जीरो से ये जाएगा तो इसके जीरो खत्म, तो 2 और 2 4 हो गया, और 15 फोर्जा आ जाएगा 60 मेगा पास्कल। जो यंग मॉड्यूलस की यूनिट होगी वही स्ट्रेस की यूनिट बन जाएगी मेगा पास्कल। तो सही आंसर हो गया 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज इफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज 189.8 गीगा पास्कल, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग मॉड्यूलस हमें दिया है 189.8 गीगा पास्कल। पॉइजन रेशियो दिया है 0.3। तो शियर मॉड्यूलस कितना होगा, शियर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम जी बोलते हैं, तो E बराबर 2G 1 प्लस म्यू होता है। ठीक है, म्यू को हम यहां पर 1/3 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास E के अपॉन में 2, और 1 प्लस म्यू है तो 1 प्लस 1/3 बराबर कितना आ जाएगा, G आ जाएगा। तो G बराबर कितना हो जाएगा, E जितना है 1 प्लस 1/3 कितना होगा, 4/3। 1 प्लस 1/3 4/3, तो 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, तो वो आ जाएगा 3 ऊपर, 4 2 8 बन जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 2 आगे बैठा है, तो 4 2 8, और इनटू में E कितना हमारे पास है 189.8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ रहा है 189.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, 71.17। 71.17 गीगा पास्कल में आंसर आ रहा है, विच इज नियर अबाउट 73।
So 73 will be the 73 will be the correct answer. ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। अगला है इन ए बॉडी लोडेड अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, बॉडी में प्लेन स्ट्रेस आ रहा है, 2D कंडीशन है मतलब, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट। देखो स्ट्रेस टेंसर जो होता है किसी भी बॉडी में, 3D बॉडी में, उसके टोटल 9 एलिमेंट होते हैं। एक हो गया सिग्मा XX, टाउ XY, टाउ XZ, फिर उसके बाद यहां पे टाउ YX, सिग्मा YY, और यहां आता है टाउ YZ, यहां पर आता है टाउ ZX, टाउ ZY, और यहां आता है सिग्मा ZZ। टोटल एलिमेंट इसके 9 एलिमेंट्स होते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है इस मैट्रिक्स का वो 3 होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, वो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं, और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो शियर स्ट्रेस होते हैं, और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इतना चीजें इससे पूछी जा सकती हैं। अब उन्होंने बोला 2D कंडीशन। अब जब 2D कंडीशन की बात करेंगे तो सिर्फ इतना ही आएगा, Z वाले कंपोनेंट सारे खत्म हो जाएंगे। तो अगर 2D कंडीशन की बात करें तो जो टेंसर है स्ट्रेस मैट्रिक्स वो बनेगा सिग्मा XX, टाउ XY, टाउ YX एंड सिग्मा YY। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2D कंडीशन है तो कितने स्ट्रेस कंपोनेंट हमें चाहिए, हम उसकी स्ट्रेस को बता पाए, उसकी स्टेट को समझा पाए। तो देखिए यहां पर एक तो सिग्मा XX हो गया, एक स्ट्रेस चाहिए, दूसरा सिग्मा YY चाहिए उसकी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए। और आप जानते हैं ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग टाउ XY टाउ YX के बराबर होता है। मतलब दोनों नहीं चाहिए, कोई एक चाहिए। टाउ XY बोल लो या टाउ YX बोल लो, मतलब इनको हम एक ही काउंट करेंगे। तो टोटल अल्टीमेटली हमें कितने चाहिए? 3 चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, और ये दोनों तो एक ही होंगे, तो टोटल हमें 3 चाहिए, 4 नहीं। जनरली बच्चे इसका आंसर ये टिक करेंगे, बट ये गलत हो जाएगा। अगर 3D में भी आपको बोले 3D कंडीशन, तो 3D में कितने हो जाएंगे? 3D में 3 तो आपके नॉर्मल हो जाएंगे और 3 आपके शियर होंगे। तो 3D में आंसर आपका कितना होगा? 3D केस बोला तो आपका आंसर होगा 6, क्योंकि जो ये होता है वही ये होता है। ठीक है, वहीं पर जो ये वाला होता है XZ वही ZX होता है, और वहीं पर जो YZ होता है वही ZY होता है। ये दोनों सेम होते हैं, ऐसे ये दोनों सेम और ऐसे ये दोनों सेम। तो इन दोनों में से कोई एक पता हो तो दूसरा सेम ही होगा। इन दोनों में से कोई एक गिनेंगे, इन दोनों में से कोई एक। तो 3 ये और 3 नॉर्मल स्ट्रेस, टोटल 6 3D में, और 2D में हमारे पास हो जाएंगे 3। और 1D बोला तो 1 डायमेंशनल का जो स्ट्रेस सिस्टम होगा टेंसर 1D का, वो तो खाली एक ही होगा, सिग्मा XX। तो 1D में पूछा तो आंसर 1 होगा। 1 डायमेंशनल में कितना स्ट्रेस चाहिए? तो 1 आंसर है, क्योंकि खाली सिग्मा XX चाहिए। आगे बढ़ेंगे। स्टेप्ड कॉलम कैरीज अ लोड एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इन द कॉलम एट द बी इन द लार्ज डायमीटर ऑफ द कॉलम। यहां पर अगर आपसे स्ट्रेस पूछते, वहां पे पूछा इन्होंने कि यहां पे स्ट्रेस कितना आएगा सी पर। अगर बी पर पूछें तो आप देखो बी तक लोड कितना आ गया। बी तक हमारा जो लोड आया वो एक तो यहां पर आया P, ठीक है, और साथ में मतलब अगर आपसे स्ट्रेस इस वाले में पूछते हैं, यहां पर ये हमारा पॉइंट कर देता हूं मैं इसको 1-1। तो अगर आपको 1-1 पॉइंट पे स्ट्रेस पूछे तो आपका लोड तो सिर्फ P ही आया होगा अभी, और साथ में एरिया कितना है यहां का A, तो P/A। बट अगर स्ट्रेस हमसे C पे पूछ रहा है बॉटम पर, तो एक तो P भी आ गया, दूसरा यहां पर ये P भी तो आ चुका होगा, मतलब 2P हो गया, और एरिया कितना हो गया? 1.5 है, 1.5 है, क्योंकि उसका एरिया लेना पड़ेगा, 1.5 है। तो 2P/1.5 है, C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, P/A कितने में? इतनी वाली रॉड में P/A, और इतनी वाली रॉड जो है इसमें लोड तो आपका कितना हो जाएगा? 2P/1.5 है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अ कंपोजिट सिस्टम व्हेन द कंपोनेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर। कंपोजिट सिस्टम है
मतलब कि पैरेलल अरेंजमेंट है और दोनों आपस में बॉन्डेड हैं। मतलब एक मटेरियल है ए, एक मटेरियल है बी, दोनों की लंबाई सेम है। और फिर क्या बोला है, इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज, मतलब इन दोनों का हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इन्हें गर्म करने रख दिया। Which one of the following stress will be developed in the component having highest coefficient of linear expansion? ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया है। जिसका अल्फा ज्यादा है, मान लो ए का है, ए का अल्फा बी से ज्यादा है मान लेते हैं, तो ऐसे केस में जिसका ज्यादा होता है उसमें कंप्रेशन आता है, जिसका कम होता है उसमें टेंशन आता है। ऐसा तब होता है जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए, वहीं भी टेम्परेचर कम कर दें तो जिसका अल्फा ज्यादा है उसमें टेंशन और जिसका अल्फा कम है उसमें कंप्रेशन। वहीं पे सीरीज अगर होता यही सेम चीज, तो सीरीज के अंदर दोनों में कंप्रेशन अगर टेम्परेचर बढ़ा और दोनों में टेंशन अगर टेम्परेचर कम हुआ। अभी पूछा जिसका अल्फा हाईएस्ट है उसमें क्या होगा, तो उसमें आएगा कंप्रेशन। अगला है व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रेस इन अ सीलिंग फैन रॉड। देखो सीलिंग फैन रॉड जो होती है उसमें यहां पर सीलिंग फैन अटैच्ड है जो कि रोटेट कर रहा है। तो अब चूंकि वो रोटेट कर रहा है सीलिंग फैन, तो उसके कारण तो उसमें शियर स्ट्रेस आएगा, बट अगर वो बहुत नेग्लिजिबल होगा शियर स्ट्रेस। अगर हम मेनली देखें तो इसका जो पंखा है इसका वजन भी तो नीचे लग रहा है और ऊपर से क्या आएगी, रिएक्शन। तो इसमें मेनली एक तो आएगा टेंशन और पंखा घूमेगा, वो जो बियरिंग लगे होंगे उससे उसमें आएगा बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग के कारण आएगा शियर स्ट्रेस। बियरिंग के कारण क्या आएगा, शियर स्ट्रेस, रगड़ लगेगी, फ्रिक्शन लगेगा। जब ये ऐसे रॉड में जब ऐसे पंखा घूमेगा तो जहां उसके बियरिंग है वहां से उसमें फ्रिक्शन आएगा रॉड में, बट वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, नियर टू जीरो। तो मेनली हमें एक ही ऑप्शन बताना है, मेनली तो क्या आएगा, टेंशन। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट इज सम स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू लॉन्ग टाइम सस्टेन लोड। लंबे समय तक लोड लगता है, डिफॉर्म प्रोग्रेसिवली विद टाइम, धीरे धीरे टाइम के साथ डिफॉर्म होते हैं। और एट एलिवेटेड टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओ तो और ज्यादा डिफॉर्म होते हैं। ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फिनोमिना को फटीग, क्रीप, क्रीप रिलैक्सेशन और फ्रैक्चर। क्रीप रिलैक्सेशन नहीं बोलते, क्रीप रिलैक्सेशन का संबंध है स्ट्रेन रिलैक्सेशन से। जो वहां पर स्ट्रेन आ रहा है, जो वहां पर क्या आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, वो क्रीप रिलैक्सेशन है या वो स्ट्रेन रिलैक्सेशन है। जो वहां प्लास्टिक स्ट्रेन आ रहा है, वो जो घटना है उस घटना को हम क्रीप बोलते हैं। इसलिए सही आंसर क्रीप होगा, ना कि क्रीप रिलैक्सेशन। और स्ट्रेस रिलैक्सेशन भी क्रीप से संबंधित है, बट उसका मतलब अलग है। स्ट्रेस का कम होना स्ट्रेस रिलैक्सेशन है। और फटीग का जो संबंध है वो है फेलर। फटीग का मतलब है मटेरियल का फेल हो जाना। फटीग का मतलब किससे, फेलर से है। और कब फेल होना, जब रिपीटेड साइक्लिक लोड लगे। रिपीटेड साइक्लिक लोड लग रहा है, एक जैसा लोड बार बार लगे विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो मटेरियल फेल हो जाता है, उसको फटीग बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ कंपाउंडेड बार कंसिस्ट ऑफ मटेरियल ए एनकेज्ड इन मटेरियल बी, इट इज टाइटली सिक्योर्ड एट द एंड्स। ठीक है, एनकेज्ड मतलब एक मटेरियल है ए और वो दूसरे मटेरियल के अंदर एनकेज्ड है। मतलब ऐसे एक मटेरियल हो गया, दूसरा ऐसे यहां पर एक और मटेरियल हो गया, ये दो अलग अलग मटेरियल हो गए। और सिक्योर्ड इन दी एंड्स मतलब दोनों टाइटली हेल्ड हैं दो सपोर्ट के बीच में। अब कौन किसके अंदर है वो देख लेते हैं। इन्होंने बोला है ए एनकेज्ड है बी में, मतलब बी बाहर है और ए अंदर है। फिर बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ए का ज्यादा है, अल्फा ए का ज्यादा है बी से। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बार। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो स्ट्रेस क्या आएगा, तो ये हमने सेम अभी क्वेश्चन कराएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ए वाले में कंप्रेशन, बी वाले में टेंशन। टेम्परेचर कम करेंगे तो ए वाले में टेंशन, बी में कंप्रेशन। अभी बढ़ाया है तो ए में कंप्रेशन, बी में टेंशन। तो बी में टेंशन, टेंसाइल इन बी एंड कंप्रेसिव इन ए। नेक्स्ट इज अ सॉलिड मेटल बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शनल एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ हैंग वर्टिकली फ्रॉम इट्स अपर एंड। एक सॉलिड प्रिज्मेटिक बार है और इसको हमने यहां से हैंग कर दिया। इसकी जो लंबाई है वो है 6 मीटर। मटेरियल की डेंसिटी गामा वो दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर mm क्यूब, वेट पर यूनिट वॉल्यूम।
और यंग मॉड्यूलस जो दे रखा है वो है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। आगे बोल रहा है टोटल इलॉन्गेशन कितना होगा। देखो सेल्फ वेट के कारण जो इलॉन्गेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है γL²/2e। कोनिकल बार होती तो γL²/6e 1/3 हो जाता। अभी प्रिज्मेटिक है, ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻5। लेंथ कितनी है 6 मीटर, तो 6 इंटू 6 और 10⁻, ये हो जाएगा 6। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मीटर रो करेंगे एमएम में, तो एक बार के लिए 10⁻³ और एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि एल का स्क्वायर है, अपॉन 2 और इंटू में ई कितना है 2 इंटू 10⁵। अब इसमें अगर देखें तो यहां पर इस 2 से ये गया 3, इस 2 से ये गया 3, 10⁵ से ये गया तो यहां पर एक पावर बचेगी। तो हमारे पास जो डिफॉर्मेशन है वो कितना आ जाएगा, तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 एंड 9 8 जा 72, तो 72 इंटू 10⁻⁻4 ये हमारे पास डिफॉर्मेशन आएगा। 72 इंटू 10⁻⁻4 मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर। और किस में आएगा, एमएम में आंसर आएगा कि इलॉन्गेशन पूछा है, तो 72/10⁻⁴। अगला, गिवन इज द यंग मॉड्यूलस एंड व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस। अच्छा क्वेश्चन है। अगर ई यंग मॉड्यूलस है तो बल्क मॉड्यूलस की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ई बराबर होता है 3k 1 - 2 म्यू। तो k का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से, ई के अपॉन में 3 एंड 1 - 2 म्यू। अब देखो अगर मैं म्यू की वैल्यू को ज्यादा रखूंगा, म्यू ज्यादा होगा, तो ये जो वैल्यू है 1 - 2 म्यू ये क्या आएगा, बहुत कम आएगा। और अगर ये चीज कम आएगी तो के ज्यादा आएगा। मतलब म्यू अगर ज्यादा है तो के भी ज्यादा आएगा, के मैक्सिमम हो जाएगा। वहीं पर अगर म्यू जितना लेसर होगा, जितना मैं म्यू को कम रखूंगा उतना डिफरेंस ज्यादा आएगा, और जितना डिफरेंस ज्यादा आएगा उतना डिवाइड बड़े से पड़ेगा, तो के उतना मिनिमम हो जाएगा। मतलब लेसर से लेसर म्यू की वैल्यू क्या पॉसिबल है इस दुनिया में, वो है 0, जो कि होती है रिजिड बॉडी के लिए या कॉर्क के लिए पूछें तो। अब जब 0 रखेंगे तो यहां पर 1 बचेगा सिर्फ, तो k बराबर हो जाएगा E/3। दिस विल बी दी अवर आंसर। ये k की सबसे मिनिमम वैल्यू है E/3। B विल बी दी करेक्ट आंसर, 1/3 ऑफ E। सो ये था बच्चों हमारा थर्ड सेशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे क्लियर हुए हों कुछ क्वेश्चंस के साथ। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं अगला वाला। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, उसको ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे जाके ज्वाइन करें और उसको आप रिवाइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया इससे, ठीक। और AC+ एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जल्दी हम एक फुल लेंथ टेस्ट लेके आने वाले हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हर बच्चा उसको अटेम्प्ट कर सकता है और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकता है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।